आज हम अपना 10th चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है निवेश गुणक तथा उसका कार्यकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि निवेश गुणक होता क्या है। ठीक है, निवेश नॉर्मल भाषा में आपको पता है कि निवेश से हमारा अभिप्राय होता है जब हम अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं, उसी प्लानिंग को लेके हम निवेश करते हैं। ठीक है, ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, बट हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ हम केवल एक व्यक्ति के लाभ की बात ना करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो यहाँ जो हमारी आय में वृद्धि होगी वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करी गई है। तो निवेश गुणक से क्या अभिप्राय है कि जब हम निवेश करते हैं तो हमारी आय में जो वृद्धि होती है वो निवेश की तुलना में कई गुना होती है। ठीक है, तो जितनी गुना वृद्धि होती है उसे ही हम गुणक कहते हैं। ठीक है, तो केंज का गुणक का सिद्धांत क्या बताता है कि निवेश और आय के बीच में संबंध को बताता है कि निवेश में वृद्धि होने पर आय में कितनी गुना वृद्धि होती है। जब गुणक की धारणा की अगर हम बात करें तो निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले अंतिम परिवर्तन को संबंध को ये गुणक है वो व्यक्त करता है। यानी जब हम निवेश करते हैं तो आय में निवेश की तुलना में कई गुना वृद्धि होती है और जितनी गुना वृद्धि होगी वही हमारा निवेश कहलाएगा। अगर देखा जाए तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे यदि 5 करोड़ का हमने निवेश किया तो 5 करोड़ के निवेश करने पर हमारी जो आय में अंतिम वृद्धि हुई वो 20 करोड़ हुई। तो अगर हम उनके संबंध को दर्शाए तो 5 करोड़ की वृद्धि होने पे आय में जो वृद्धि हुई है, 5 करोड़ का निवेश करने पे 20 करोड़ वृद्धि हुई है आय में, तो 4 हमारा है वो गुणक कहलाएगा। ठीक है, ये एक सूत्र के कारण है। निवेश का एक सूत्र है जो है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, K डिनोट करता है गुणक को। ठीक है, डेल्टा वाई राष्ट्रीय आय में परिवर्तन और डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन। जब निवेश में परिवर्तन होने पर आय में परिवर्तन होता है तो वो हमारा गुणक कहलाता है। ठीक है, निवेश के परिवर्तन होने पर आय में कितनी गुना वृद्धि हुई है वो गुणक कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण किया कि निवेश में हमारा परिवर्तन हुआ 5 करोड़ रुपए। ठीक है, जिससे आय में हमारा परिवर्तन हुआ 20 करोड़ रुपए। तो हमारा गुणक क्या कहलाएगा? हमारा गुणक कहलाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा गुणक कहलाएगा। आप परिभाषा कर सकते हो निवेश केंज की एक परिभाषा है कि निवेश गुणक से ज्ञात होता है जब समग्र निवेश यानी कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में वृद्धि होगी और वह निवेश की तुलना में K गुना अधिक होगी। तो आप ये परिभाषा कर सकते हो, ये 1 नंबर की आती है। ठीक है, ये सूत्र मैं करवा चुकी हूँ। कई बार ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये सूत्र है, लेकिन कई बार आपको जैसे गुणक दिया होता है, इन्वेस्टमेंट दे दिया और आपको आय निकालनी है तो आप ये सूत्र है इसको भी अपने तरीके से एडजस्ट करके तो आप आय भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू K इन मल्टीप्लाई डेल्टा आई, तो ये निकल सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध पाया जाता है। ठीक है, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध पाया जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये मैंने आपको करवाया था, आपको याद होगा MPC। ठीक है, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, ये करा था हमने और इसका मतलब क्या था कि उपभोग में परिवर्तन होने पर आय में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, उपभोग और आय के बीच में संबंध को ये दर्शाता है। ठीक है, MPC किसके संबंध को दर्शाता है? उपभोग में, यानी जब हमारी आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होने पर हम अपने उपभोग पर कितना खर्च करते हैं तो वो हमारा क्या कहता है? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। तो इन्होंने बोला है गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में जो संबंध पाया जाता है वो धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, हमारा गुणक कितना होगा ये हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे निर्भर करता है।
अगर हम बेटा बोले जाए आम भाषा में बोलें तो एक व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो दूसरे व्यक्ति की आय होता है। यानी जब कोई एक व्यक्ति उपभोग करता है तो उससे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, ठीक है। वो इस बढ़ी हुई आय को किस में उपयोग करेगा, वो निवेश करने में उपयोग करेगा। तो निवेश में जब उसका उपयोग करेगा तो निवेश में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि होगी। इसीलिए कहा गया है कि जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो उससे हमारे गुणक में वृद्धि होती है, ठीक है। कैसे? जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है यानी जब कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो उससे क्या है, हमारी आय में वृद्धि होती है। और इस आय, बढ़ी हुई आय का जो भाग है वो हम निवेश पे खर्च करते हैं और निवेश पे खर्च करने से हमारी आय में वृद्धि होती है। ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये देखो आपकी किताब में भी कहा है, व्यय क्या है, एक व्यक्ति का जो व्यय है वो दूसरे व्यक्ति की आय होता है। जब निवेश में वृद्धि की जाती है तो लोगों की आय में वृद्धि होती है। वह इस बढ़ी हुई आय का कुछ भाग उपभोग पर खर्च कर देते हैं तथा कुछ भाग क्या है, सेविंग के रूप में बचा लेते हैं। लोग अपनी आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च करते हैं ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय करेंगे। उपभोग पर किए जाने वाले व्यय के फलस्वरूप कुछ अन्य लोगों की आय में वृद्धि होगी और यह इस बढ़ी हुई आय का क्या है, अन्य उपभोग वस्तुओं पर खर्च करेंगे जिससे अन्य व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी और कुछ लोग उसको निवेश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये फार्मूला, ठीक है, मैं करवा चुकी हूँ आपको गुणक का, ठीक है। तो हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रिलेशन को इस सूत्र के जरिए है वो क्या है, एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या है, मैंने अभी आपको बताया, देखो बेटा हमारा जो फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, क्यों, ठीक है, डेल्टा आई। और हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि y इज इक्वल टू होता है c प्लस आई। यानी हम अपने आय का कुछ भोग क्या है उपभोग पर खर्च करते हैं तो कुछ भाग हम क्या है इन्वेस्टमेंट पे खर्च करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, ठीक है। धुंधला दिख रहा है, ठीक है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अब हम डेल्टा आई है वो हमारा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, ठीक है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमारा जो बेस फार्मूला है कि इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। तो हम इस फार्मूले में समीकरण 1 में हम अगर डेल्टा आई की वैल्यू पुट कर दे तो हमारा होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, ठीक है। अगर हम सभी को y से भाग दे देते हैं, मान लो हम y से भाग दे देते हैं तो डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से भाग दिया, ठीक है। नीचे भी अगर हम y से भाग दे दें, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। ये हुआ हमारा ये, ठीक है, ये भी कट के हमारा 1 हो जाएगा और माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई रह जाएगा, ठीक है। अब आपको याद आ रहा है ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है MPC का, ठीक है। MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, यानी कि जो है हमारा गुणक 1 माइनस MPC को भी प्रकट करता है। यानी गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में भी रिलेशन पाया जाता है। यदि आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी हो तो आप उसे गुणक ज्ञात कर सकते हैं और यदि आपको गुणक दिया हो तो उसे आप सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर पेपर में आपसे रिलेशन आता है कि गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध पाया जाता है तो आप पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे कि
एमपीसी जो गुणक होता है वो एमपीसी पर निर्भर करता है। एमपीसी जितनी अधिक होगी गुणक उतना ही अधिक होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति की आय होता है और इस आय का बढ़ा हुआ भाग लोग निवेश पे खर्च करते हैं। फिर आप इस सूत्र की सहायता से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये देखो, ये दिया हुआ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक के मूल्य को। जब देखो आप देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो मूल्य 0 है, ठीक है, जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 है तो इसी सूत्र के जरिए जो हमने किया है K = 1 - MPC, अगर आप MPC की वैल्यू पुट यहाँ कर देंगे तो हमारा गुणक क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, पता है ना कैसे निकलेगा, 1। ठीक है, तो 1 - 0 आएगा 1, तो 1 से 1 कटा 1। ठीक है, और यदि 1/3 दिया हो MPC की वैल्यू, उसी तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 1.5 आएगा। ठीक है, और यदि हमारा जो MPC 1 है तो आप आंसर निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो इन्फानाइट आएगी, यानी आपका जो MPC का गुणक का जो स्तर है वो 1 और इन्फानाइट के बीच में आएगा। ठीक है, कभी भी कोई भी MPC की वैल्यू दी हुई हो, आपको कोई भी वैल्यू दी हो, तो आप इस सूत्र की सहायता से आप गुणक की वैल्यू है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि गुणक का कार्यकरण क्या होता है। उसके लिए आपको एक ये तालिका दी हुई है बेटा, इसमें देखो कि जब निवेश में व्यय में हमने 100 करोड़ की वृद्धि की, उससे हमारी आय में कितनी वृद्धि हुई, 100 करोड़ की वृद्धि हुई। इस आय का जो बढ़ा हुआ भाग है, यानी आय में वृद्धि होने पर हम क्या है, आधा भाग उपभोग पर खर्च कर देंगे और आधा भाग क्या है, हम बचत के रूप में रख लेंगे। यानी 100 करोड़ में से 50 करोड़ हमने उपभोग पर खर्च कर दिया, 50 बचत के रूप में रख लिया। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो उपभोग होता है वो दूसरे व्यक्ति की आय होता है, यानी हम इसको बढ़ी हुई आय के रूप में लेंगे। तो ये 50 का हम क्या है, दोबारा से हमारी आय बढ़ गई है तो ये हमारी आय होगी। हम दोबारा से इस बढ़ी हुई आय का जो आधा भाग है वो उपभोग पर खर्च करेंगे, आधा भाग बचत के रूप में रख लेंगे। ठीक है, तो 25 करोड़ की वृद्धि हुई आय में, फिर इस 25 करोड़ की जो वृद्धि हुई है उसका आधा भाग हम उपभोग पर खर्च कर लेंगे, आधा भाग हम क्या है, बचत के रूप में रख लेंगे। इस तरीके से ये प्रतिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा MPC 0 नहीं हो जाता। यहाँ MPC का मान हम 1/2 मान कर चल रहे हैं। ठीक है, जब हमारी MPC 1.2, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है, 0.5 दी हुई है, तब हमारा क्या है, ये जो प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब आय में वृद्धि 100 करोड़ से 200 करोड़ नहीं हो जाती। ठीक है, आप ये देखो, आय में वृद्धि हमारी 100 से 200 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, उपभोग हमारा 100 करोड़ रहेगा, यानी आय जो 200 करोड़ की वृद्धि हुई है वो आधा भाग हमने उपभोग पर खर्च किया और आधा भाग बचत के रूप में रख लिया। ठीक है, इस तरीके से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। उसके बाद में आपका ये देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके ज़रिए सिर्फ यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हमारा निवेश में परिवर्तन होता है तो हमारे आय में परिवर्तन होता है, और इस आय का जो बढ़ा हुआ भाग है हम उपभोग पर खर्च करते हैं। और हमें पता है कि एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति की आय होता है, इसी कारण दोबारा से आय में परिवर्तन होता है, दोबारा से निवेश में परिवर्तन होता है। ये चक्र इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, जब तक उपभोग शून्य नहीं हो जाता। उसके बाद में आपको बता गया है कि जब आप निवेश करते हो तो जो निवेश करने की प्रक्रिया है वो 2 तरीके से कार्य करती है, एक तो अनुकूल प्रतिक्रिया, एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। जब आपकी गुणक निवेश में आप वृद्धि करते हो, ठीक है, और गुणक के कारण आपकी आय में कई गुना वृद्धि होती है, तो वो होती है अनुकूल प्रक्रिया। यानी निवेश में परिवर्तन होने पर जब आय में वृद्धि होती है तो वो होती है अनुकूल प्रतिक्रिया, और निवेश में कमी होने पर जब आय में कमी होती है तो उसे कहते हैं प्रतिकूल प्रक्रिया। इन्होंने उदाहरण देकर बताया कि मान लो, उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होती है तथा गुणक 2 है, तो क्या है, 100 × 2 यानी आय में वृद्धि हुई 200 करोड़ रुपए की, ये आपकी हुई है अनुकूल प्रक्रिया।
यदि आपका निवेश पहले 100 करोड़ था और उसमें 50 करोड़ की कमी हो गई और आपका गुणक 2 दिया हुआ है तो 50 गुणा 2 यानी 100 करोड़ की, तो आपकी आय में भी जो वृद्धि है वो 100 करोड़ की होगी। इसे अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया कहते हैं। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ये 6 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि गुणक की अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया के बारे में बताएं। तो डायग्राम के ज़रिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये देखो बेटा, ये हमारा जो बेसिक हम करते हैं ओ एक्स एक्सिस, ये हमारा ओ वाई एक्सिस। यहाँ हम लेंगे इनकम, यहाँ हम लेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये मैंने आपको कराया था। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा यहाँ से शुरू होता है। कारण डिमांड यानी हमारी आय शून्य होने पर भी हम कुछ ना कुछ अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग तो करते ही हैं, उसके कारण ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका था एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो 45 डिग्री एंगल पे बनता है। ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये एडी प्रारंभिक कर्व है। ठीक है। ये हमारा संतुलन बिंदु है यहाँ पे। ठीक है। जब हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो हमारी जो आय है वो कितनी है, ये रहेगी। मान लो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करने पर, जब हम इन्वेस्टमेंट में यानी हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो हमारा जो फॉरवर्ड एक्शन के कारण हमारा जो इनिशियल डिमांड कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा AD1 पर। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हुई हमारी। ठीक है। जिसके कारण हमारा संतुलन बिंदु भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हम इसे R मान लेते हैं और हमारी जो आय है वो बढ़कर OA से बढ़कर OB हो जाएगी। OA से बढ़कर OB हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हमारा फॉरवर्ड एक्शन के कारण है। ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड एक्शन हुआ। ठीक है। मान लो कि निवेश में कमी होती है तो आय में भी कई गुना कमी हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो AD है इनिशियल डिमांड कर्व वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। AD2 पे। ठीक है। और जिसके कारण हमारी आय में कमी हो जाएगी। हमारी आय में कमी हो जाएगी। हमारी आय है वो OB से घटकर OC हो जाएगा। ये हमारा है बैकवर्ड एक्शन। ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू इसे जो है आपका मल्टीपल प्रोसेस है, उसको मल्टीप्लायर प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। तो ये बस इस चैप्टर में है। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ये मैंने बता दिया है वैल्यू पुट करने पे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, देखते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। यानी MPC की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है। हमें पता है फार्मूला है 1 माइनस MPC। हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस MPC 0। ठीक है। ठीक है। तो ये आया 1/1 इजकल टू 1। ठीक है। मान लो वैल्यू आपको दी गई है, MPC की वैल्यू दी हुई है 0.5। ठीक है। तो 1 माइनस 0.5। ठीक है। तो 1 माइनस 0.5, अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो 5/10, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो 1 माइनस, ठीक है, LCM लेंगे तो 10 माइनस 5 ये आएगा आपका 5, ये 2 आ जाएगा। ठीक है। 1 माइनस 5। ठीक है। LCM लेते हैं तो मान लो यहाँ 10 आ गया, या -5/10, तो ये हो जाएगा आपका 5/10। ठीक है। यानी आपका आ जाएगा 1/1/2। ठीक है। ये जाके आपका 2। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार इसके। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है।